मैम कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनके पास जूम ऐप नहीं है। तो कल मेरी डिटेल से बात हो नहीं गई थी कि जूम पर लेक्चर्स होंगे? मैम हुई तो थी, लेकिन अब मैंने उन्हें ग्रुप में मैसेज किया तो वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास जूम ऐप नहीं है। मैंने बोला डाउनलोड कर लो। मैंने तो आपकी आगे से कोई जीआर के साथ कल कंप्लीट कम्युनिकेशन कर ली थी कि जूम पर लेक्चर होगा, इसीलिए कि आप लोग पहले से डाउनलोड करके रखें। चलिए उनसे मैम कहें मैंने कि मैं 5 मिनट वेट कर रही हूँ, उसमें डाउनलोड कर लें और लिंक ज्वाइन करें, ज़्यादा देर नहीं लगती। ओके मैम। चल चले हम अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमारा सेकंड टॉपिक था। फर्स्ट मॉड्यूल आप लोगों का था इंट्रोडक्शन का, सेकंड मॉड्यूल है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का। एक सेकंड, मैं मॉड्यूल आप लोग को फॉरवर्ड कर दूंगी, उसमें देख लीजिएगा। जी, सेकंड मॉड्यूल है हमारा एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री का। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स का। ठीक है, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं आज तक आपने पढ़ा होगा कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम किसी सॉल्यूशन के अंदर डालें तो वो क्या करे, अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, NaCl, ओ सॉरी मैंने स्क्रीन नहीं शेयर की। आप लोग एटलीस्ट मुझे इतना तो याद दिला दें कि स्क्रीन शेयर कर दें, या सो रहे हैं जिन लोगों ने ज्वाइन की हुई है। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? जी मैम हो। अच्छा, तो जी हम मैम। क्या पढ़े थे? आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती हैं? कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डालें तो वो क्या करें, डिसोसिएट होकर अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम क्लोराइड, NaCl है हमारे पास, तो हम क्या करें, इसको वाटर के अंदर डाल दें तो क्या होगा कि ये Na पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी डिसोसिएशन को से क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बन जाते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको हम बोलते हैं कैटाइन, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट होता है जैसे क्लोराइड हो गया, इसको हम कहते हैं एनाइन। ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम होता है उसमें होम्योस्टेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी का कांस्टेंट इन्वायरमेंट मेंटेन रखती हैं डिफरेंट चीज़ें, जैसे हार्मोन्स हो गए या और चीज़ें हो गई, ऑर्गन्स हो गई कुछ। वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कंसंट्रेशन अगर 10 मोलर है
तो होम्योस्टेसिस के थ्रू क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन 10 मोलर ही रहेगी, ठीक है। या इसके अलावा जो हमारी बॉडी की पीएच होती है, तो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं वो स्पेसिफिक पीएच के ऊपर वर्क करते हैं। तो उस पीएच को मेंटेन करने के लिए किसके थ्रू मेंटेन होती है, वो होम्योस्टेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज अगर आ जाती है जो उस पीएच को डिस्टर्ब करती है, तो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स कुछ ऐसा करते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करते हैं और उस पीएच को दोबारा अपने कांस्टेंट लेवल के ऊपर ले आते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस, कांस्टेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। स्टेसिस का क्या मतलब हुआ, सेम, कांस्टेंट, ठीक। तो हमारी बॉडी ने होम्योस्टेसिस मेंटेन करना होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी हमारे पास यही होता है कि जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज कैटाइंस होते हैं और नेगेटिवली चार्ज कैटाइन होते हैं, हर कंपार्टमेंट के अंदर इनका नंबर क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर तो हमारे पास 10 सोडियम है ना, तो हमारे पास क्लोराइड भी 10 होंगे, ठीक है। तो इनके दरम्यान क्या होना चाहिए, इक्वेलिटी होना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट हो और किसी किस्म का कोई चार्जेस वगैरह क्रिएट ना हो अगर तो उनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कैटाइंस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एनाइंस इन ईच फ्लूइड कंपार्टमेंट, ठीक है। तो हम मैम अगर इसके बाद ना हो तो देखते फिर हैं, जी आवाज नहीं आ रही, हेलो। मैम मैं पूछ रहा हूँ सेम ना हो तो फिर ये तो सेम हो गया ना, दोनों कैटायन भी एनायन भी सेम होंगे। अगर सेम ना हो तो फिर जी अगर सेम ना हो तो उसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कोई डिसऑर्डर है। तो उस डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ बफर सिस्टम होते हैं जो एक्ट कर रहे होते हैं, या कुछ और हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो क्या करते हैं, उसके चेंज को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। वो आगे आप पूरा इस मॉड्यूल में एसिड बेस केमिस्ट्री में आगे आप कुछ बफर सिस्टम भी पढ़ेंगे, इसके अलावा आप कुछ पीएच वगैरह की चेंजेस भी पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे कि कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ आयंस या ड्यू टू चेंज इन एसिड्स या अल्कलीज। तो आप ये सारा कुछ उसमें पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या है, हमारी बॉडी में दो किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं। हमारी जो बॉडी होती है उसमें 70% वाटर होता है, ठीक है। अब ये वाटर कहाँ पर होता है, ये वाटर या तो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है या सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट होता है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। वाटर के अलावा कुछ इसमें डिफरेंट किस्म के मिनरल्स भी होते हैं, या इसमें कुछ जैसे सेल्स भी आ गए, ब्लड सेल्स हो गए या प्लाज्मा हो गया, तो ये टोटल क्या करते हैं, फ्लूइड बना देते हैं एक, ठीक है। तो सेल्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, उसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इनसाइड सेल्स। और ऐसा फ्लूइड जो सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं हम, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर ऑफ आवर बॉडी 2/3 जो बॉडी वेट होता है ना, वो वाटर पे कंसिस्ट कर रहा होता है। और उस 2/3 में से 1/3 क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, और बाकी 2/3 क्या होता है, इंट्रासेलुलर, ठीक है। तो ज्यादातर जो हमारी बॉडी का वाटर है ना, वो सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, ताकि वो सेल्स को क्या करे, अपनी शेप को मेंटेन रखने दे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर कहाँ प्रेजेंट है, हमारे सेल्स के अंदर। तो सेल्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है या बाकी फ्लूइड प्रेजेंट है इसके अंदर, उसको क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर। और जो सेल से बाहर प्रेजेंट होगा उसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ना है, हमने इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ने हैं जो इस इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट हैं और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट हैं। अच्छा, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है ना हमारा, उसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी भी कहते हैं। कि क्यों कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं ना, ये उस फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये वो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है ना, जिसमें हमारे सेल डूबे हुए होते हैं, वो क्या कर रहा होता है, एक एनवायरनमेंट मीडियम प्रोवाइड कर रहा होता है सेल को। इस मीडियम के थ्रू क्या होता है, हमारे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज भी होता है, या हमने कोई आयंस का एक्सचेंज करना हो या वाटर का एक्सचेंज करना हो, तो वो किसके थ्रू होता है, सेल्स अपना जो सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल का क्या मतलब है कि कुछ चीजों को वो अपने अंदर आने देती है और सिर्फ कुछ सेलेक्टिव चीजों को अपने अंदर से बाहर जाने देती है, ठीक है। तो वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन
किसके साथ कांटेक्ट में है? बाहर की मीडियम के साथ। और बाहर की मीडियम क्या चीज है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। उसके साथ उसने अपना एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वगैरह करना है। तो ये बाहर वाली मीडियम हमारे बॉडी का सारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ना, अब वो कौन बना रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसलिए उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का एक और नाम होता है और उसको हम क्या कहते हैं? सॉरी, उसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब हम देखते हैं कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या चीजें होती हैं। ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड तो बॉडी के अंदर वाटर वगैरह आ गया, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 3 चीजें होती हैं फर्दर हमारे पास। पहला होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। ऐसा फ्लूइड जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एक तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, दूसरा क्या चीज आ जाती है? प्लाज्मा आ जाता है, जो सेल से बाहर प्रेजेंट है वो चीज आ जाती है। इसके अलावा थर्ड चीज कौन सी आती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में? वो आ जाती है ट्रांससेलुलर। ट्रांससेलुलर में जिस तरह हमारे ब्रेन के अंदर जो कुछ क्वांटिटी में फ्लूइड प्रेजेंट है वो हो गया। इसके अलावा इंट्राओक्यूलर हमारे एयर्स के अंदर या हमारी आइस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, वो सारा का सारा क्या हो गया? ट्रांससेलुलर। ठीक है, ट्रांससेलुलर भी किसका पार्ट है? एक्स्ट्रा सेलुलर का। अच्छा, इसके अलावा हम देख लेते हैं हमारी बॉडी की कंपोजिशन, किस चीज से हमारी बॉडी बनकर मिली है। प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा ये सारे क्या हो गए? सॉलिड्स हो गए, और बाकी क्या आ गया? फ्लूइड कंपार्टमेंट। फ्लूइड कंपार्टमेंट में देखें 38.5 या 40 लीटर वाटर होता है हमारी टोटल बॉडी के अंदर। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि इसका मेजर पोर्शन क्या होता है? इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। और बाकी 80% जो हमारी बॉडी का वाटर है ना, वो क्या है? इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। और जो बाकी 20% बचता है, उस 20% क्या बनाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में फिर 3 चीजें आ गई। एक तो आ गया ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसके अलावा क्या आ गया? प्लाज्मा, और थोड़े से अंदर सॉलिड्स वगैरह होते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने एक डायग्राम दिखाई हुई है। इस डायग्राम में बता रहे हैं कि हमारी बॉडी का मेजर पोर्शन इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, फिर आ जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसके अलावा 2% सिर्फ ट्रांससेलुलर फ्लूइड आ जाता है। ट्रांससेलुलर फ्लूइड कौन सा है? जो हमारी आइस के अंदर प्रेजेंट है, ब्रेन के अंदर या डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट है, तो वो हो गया ट्रांससेलुलर। उसके अलावा क्या होता है? 8% प्लाज्मा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गई हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फ्लूइड्स की। ये भी उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन ही दिखाई हुई है, एक डिफरेंट डायग्राम है। ये देखें, ये क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन हो गई टोटल। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा इंटरसेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट है। ये क्या है? हमारा सेल ले लिया है उन्होंने एक, ये सेल की मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? जो फ्लूइड है उसको हम इंट्रासेलुलर कह रहे हैं, ठीक है। और अब इस सेल से बाहर का जो एनवायरनमेंट है ये क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। ये वाला जो एनवायरनमेंट है ये क्या चीज है? एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। इस एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में अगर आप देखें तो ये ब्लू वाला पोर्शन क्या हो गया है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये येलो में आ गया हमारे पास प्लाज्मा, और फिर आ गया लिम्फ, और उसके अलावा 2% ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड आ गया, ठीक है। तो ये वाला सारा पोर्शन क्या बना रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, और बाकी ये वाला पोर्शन इंट्रासेलुलर फ्लूइड को, ठीक है। थोड़ा सा फ्लूइड को हम इसलिए डिटेल में पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बाद का जो आपका टॉपिक है ना वो बॉडी फ्लूइड्स का ही है, तो ये उसमें वो टॉपिक भी इसके साथ कवर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज यही चीज आ जाती है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड कौन सा है? जो इनसाइड सेल है, और एक्स्ट्रा सेलुलर और आउटसाइड सेल, उसमें क्या आ जाता है? आईवीएफ आ जाता है, जैसे डिफरेंट ब्लड वेजल्स में। इंटरस्टिशियल, जो इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होती है? जो सेल्स और ब्लड वेजल के दरमियान वाली स्पेस प्रेजेंट होती है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो उसमें जो फ्लूइड होता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसके अलावा ट्रांससेलुलर फ्लूइड आ गया। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने पढ़ने हैं कुछ आयंस पढ़ेंगे जो हमारे पास
इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट है, और उनके कुछ फंक्शंस देखेंगे कि वो कौन कौन से फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो डिफरेंसेस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑन डिफरेंट साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिजल्ट फ्रॉम मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। ठीक है, हमारा जो सेल्स है, हमारा बॉडी का सिस्टम है, उसमें क्या हो रहा होता है, डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट किस्म का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। जो कंसंट्रेशन होती है डिफरेंट आयंस की, वो भी हमारी बॉडी में जगह जगह पर डिफरेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो स्टमक सेल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू आवर ब्रेन सेल्स, या हमारी बाकी मसल सेल्स हो गए, उनकी क्या होगी, कंसंट्रेशन सबकी डिफरेंट होगी, सेम नहीं होती। अच्छा, हमारा जो ICF है, ICF से क्या मतलब, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है उसमें मेजर आयन कौन सा है, पोटेशियम। अच्छा, ऊपर इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर आयंस बताए हुए हैं कि इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारे मेजर आयन हैं वो होते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। और एक्स्ट्रा सेलुलर में मेजर आयंस कौन से होते हैं, सोडियम, फ्लोराइड और बाइकार्बोनेट। इसके बाद हम इनके कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ICF कौन बना रहा होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड का, पोटेशियम। और ECF में कौन सा है, एक्स्ट्रा सेलुलर में कौन सा हमारा मेजर आयन है, सोडियम। ठीक है। अच्छा, प्राइमरी फंक्शन क्या है इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस का। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस किस केस में हो सकती है, कैसे हो सकती है, कि अगर हमारे आयंस, एन आयंस और कैट आयंस की कंसंट्रेशन एक दूसरे से डिफर कर जाए। ठीक है, तो मेजर इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन क्या होता है, हमने हमारी बॉडी किस तरह इनको मेंटेन करी होती है कि उसने इनके नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड जो नंबर है, जो कंसंट्रेशन है, उसको इक्वल करना होता है। अच्छा, आगे हम देखेंगे मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस। तो उसमें पहला आयन आ जाता है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बॉडी का 99% जो कैल्शियम होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बोन्स के अंदर, टीथ के अंदर, और जो भी हार्ड चीजें हैं हमारी बॉडी की, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम। ठीक है, बाकी जो 1% कैल्शियम बचता है वो क्या कर रहा होता है, वो हमारा हेल्प करता है बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के अंदर। और ये 99% जो हमारा कैल्शियम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बोन्स के अंदर, और रिमेनिंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट होता है 1%। ठीक है, उस 1% का जो 10% इंजेस्टेड कैल्शियम होता है वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है और फीसिस के साथ हमारी बॉडी से एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला कैल्शियम कोई हेल्प नहीं करता हमारी बॉडी के फंक्शंस के अंदर। इसके अलावा उन्होंने कंसंट्रेशन बताई हुई है कि जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है उसके अंदर 9.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कैल्शियम प्रेजेंट होता है। और कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसको रेगुलेट कौन सा आयन करता है, हार्मोन करता है, पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है, डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो स्पेसिफिकली डिफरेंट आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं या उनके फंक्शंस को मेंटेन करते हैं। तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन को जो मेंटेन करता है वो क्या है, पैराथायरॉइड हार्मोन। अच्छा, बाकी देखते हैं कि कैल्शियम हमारी बॉडी में किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो 40% कैल्शियम जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड हुआ हुआ होता है और वो कैपिलरी से डिफ्यूज नहीं कर सकता, तो वो अपनी ही जगह पर रहता है और वो आयनाइज भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाला कैल्शियम हमारे किसी काम का नहीं होता। नेक्स्ट 10% कैल्शियम हमारी बॉडी में इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ कंबाइन होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जैसे सिट्रेट हो गया या फॉस्फेट आयंस हो गए, ये भी हमारी कैपिलरी से डिफ्यूज तो कर लेता है लेकिन आयनाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, मेनली वो वाले आयंस जो आयनाइज होते हैं और हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी हमारे किसी काम का नहीं है। बाकी जो 50% कैल्शियम बचता है वो क्या कर सकता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, वो डिफ्यूजेबल भी होता है और आयनाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला कैल्शियम जो है ना, ये मोस्टली हमारी बॉडी के बाकी फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अच्छा, कैल्शियम का काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, स्मूथ मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है। इसके अलावा जो कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्शन और कपलिंग होती है हमारे हार्ट के मसल्स की, उनको भी ये रेगुलेट कर रहा होता है। इसके अलावा ये नर्व इम्पल्सेस की कंडक्शन में भी हेल्प करता है।
अच्छा, इसके अलावा कैल्शियम जो है ये सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है, जो उसकी शेप होती है सेल मेम्ब्रेन की, तो उसमें ये हेल्प करता है। इसके अलावा कैल्शियम कहाँ हेल्प करता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। एसिडोसिस ऐसी कंडीशन होती है हमारे पास, एक डिसऑर्डर की कंडीशन है ये, कोई डिजीज की। तो इसमें क्या होता है एसिडोसिस में कि जो हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन है, एसिड की आयंस हैं, या पीएच क्या हो गई कम, वो एसिड की आयंस क्या हो जाती हैं? ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो एसिडोसिस में एसिड लेवल जो होता है वो हमारी बॉडी का ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो एसिड लेवल जब ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली पीएच कहाँ चली जाएगी? बिलो 7। ठीक है, लेस देन 7 पे चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एसिडोसिस। ठीक है, तो ये एसिडोसिस में हेल्प करता है। आगे फर्दर आपका एक टॉपिक है एसिड बेस डिसऑर्डर का, एसिडोसिस और अल्कलोसिस, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ लेंगे कि एसिडोसिस होता क्या है। अच्छा, इसके अलावा किडनी डैमेज में भी ये रोल प्ले करता है। किडनी डैमेज अगर हो जाए तो ये उसको ठीक करता है, या बाकी आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है जब हमारी बॉडी में किडनी डैमेज हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट आयन कौन सा आ जाता है? सोडियम आयन। सोडियम किसका पार्ट होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट आ गया। अच्छा, सोडियम के साथ मोस्टली जो आयन होता है, एनाइन होता है, वो क्या होता है? फ्लोराइड। ठीक है, तो ये NaCl की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट का 90% किस पे डिपेंड कर रहा होता है? NaCl पे। ठीक है, बाकी 10% बाकी आयन हो गए, और ये NaCl कितना बना रहा है? 90% पोर्शन। इसके अलावा इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है सोडियम की के बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इसकी 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कंसंट्रेशन होती है, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भी कुछ अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है। वो कितना है? 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अच्छा, इसके अलावा जो प्लाज्मा है इज अ रीजनेबल इंडिकेटर ऑफ प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। अच्छा, प्लाज्मा में जो सोडियम होता है ना, तो सोडियम ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट हैं या जो बाकी एनवायरनमेंट प्रेजेंट है उसमें वाटर और वाटर के अंदर मौजूद आयन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वो प्रेशर जो हमारे सॉल्वेंट लगा रहे होते हैं वाटर के ऊपर, उनको क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, वो प्रेशर जो किसकी वजह से है? सॉल्वेंट के आयंस की वजह से। अच्छा, ये जूम की 40 मिनट टाइम लिमिट भी होती है? इसको एक्सटेंड खुद करना पड़ता है या ये हो जाती है? हेलो, मैम इसका नहीं पता हमें, तो पहले तो जूम पे 1-1 घंटे की क्लास होती थी। आप लोग की स्क्रीन कहाँ से आएगी? मैम इसकी लिमिट होती है, फिर सर दोबारा से लिंक सेंड करते थे, फिर हम दोबारा से ज्वाइन करते थे। और मीट पे नहीं होती, वहाँ पे जितनी क्लास ले लो वहाँ पे चलती रहती है, लेकिन यहाँ 40 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर तो आपको मीट बेहतर है तो आप मीट पे कर लें, मुझे तो कोई मसला नहीं है। मैम हम तो जूम पे भी ले लेंगे, मीट पे भी आप जहाँ, लेकिन ये है कि वहाँ मुसलसल क्लास चलती रहती है, यहाँ 40 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाते हैं शायद। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम मीट पे कर लेंगे। अच्छा, मैम। अब तो चल रही है ना क्लास? जी जी मैम। मैम। मैंने ना इससे पहले जूम मेरा वैसे फर्स्ट टाइम है, मैंने टीम्स और मीट यूज किया हुआ है, तो इसके कुछ अजीब से फंक्शंस हैं। चलें, हो जाएगी बाकी आहिस्ता आहिस्ता आदत। अच्छा, आप लोग जो क्लास ज्वाइन किए हुए हैं वो मुझे बता दें कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए या इस किस्म के लेक्चर्स चाहिए, क्योंकि बाकी तो उनको तो आप निकाल ही देना। जो पढ़ना चाह रहे हैं वो लोग मुझे बताएं। मैम यहीं पे हम लेक्चर ले लेंगे और साथ में रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर उन्हें चाहिए होगा तो हम उन्हें मतलब प्रोवाइड कर देंगे, नहीं तो नहीं चाहिए होगा तो बाकी स्टूडेंट्स को मसला तो नहीं होगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं हो रहे? मैम साथ में हम रिकॉर्ड भी तो कर लेंगे ना, तो उनको दे देंगे रिकॉर्डेड लेक्चर। ये वाला लिंक मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद ये लिंक ना लिमिटेड होता है, अब मुझे पता नहीं है ठीक तरह से। तो या तो आप लोग ही उनको, जो आपको लिंक आएगा ना, ये आप लोगों की शायद ईमेल पर सेंड हो जाएगा ये वाला लिंक,
तो देख जी, मैं- लीजिएगा, अगर तो ये फॉरवर्ड हो सकता है ना तो ऐसे ही कर लेंगे, वरना आप जीआर जो भी हैं वो अपनी क्लास के साथ ठीक से कम्युनिकेट करके मुझे एक चीज़ बता दीजिएगा। आपने कल भी वैसे मुझे कहा था कि मैंने फॉरवर्ड कर दिया क्लास को मैसेज, लेकिन क्लास की तरफ से ना उन्होंने ऐप डाउनलोड की हुई थी और दे वांटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स। मुझे आपने बिल्कुल भी ये बात नहीं बताई। मैम हम आपको बता देंगे क्लास से पूछ के क्या कहते हैं वो लोग। जी ठीक है। अच्छा, हम अपना कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। अच्छा, तो सोडियम हम कहाँ पहुंचे थे? सोडियम की ऑस्मोलैरिटी देख रहे थे, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? कोई भी ऐसा प्रेशर जो सॉल्वेंट के आयंस अपने वाटर के ऊपर, या आप कह लें कि जैसे हमारे पास ब्लड सेल की मेम्ब्रेन होती है, तो मेम्ब्रेन पर जो प्रेशर लगा रहे होते हैं हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी क्या हुई कि वो मोलैरिटी जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की होती है उसको हम कहते हैं ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। तो प्लाज्मा सोडियम क्या करता है? ऑस्मोलैरिटी को बहुत सी कंडीशन में मेंटेन करता है, या उसका इंडिकेटर होता है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही कंसंट्रेशन के अंदर, जो होम्योस्टैटिक कंसंट्रेशन है उसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है? हाइपोनेट्रीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी में जो नॉर्मल लिमिट होती है ना सोडियम की या सोडियम क्लोराइड की, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इस लो लेवल की लिमिट को एक डिजीज या डिसऑर्डर कंडीशन ही कह लें, उसको क्या कहते हैं? हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी में अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो वो कौन सी कंडीशन होती है? हाइपोग्लाइसेमिक, ठीक है। तो सोडियम के नाम से आ जाता है हमारे पास ये कंडीशन हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। और ऐसी कंडीशन जिसमें सोडियम की कंसंट्रेशन नॉर्मल लेवल से, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? मैम आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। अच्छा, अब आ रही है? अब शायद स्टेबल हो गया मेरा कनेक्शन। जी मैम अब आ रही। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने कुछ ऐसा खास बोला नहीं था। एक कंडीशन होती है हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया और दूसरी होती है हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। तो हाइपो का मतलब होता है किसी चीज की कमी, और हाइपर का मतलब होता है किसी चीज की ज्यादती। किस चीज से ज्यादती या कमी? अपनी नॉर्मल अमाउंट से, ठीक है। तो अगर तो नॉर्मल अमाउंट से कोई चीज कम हो गई है, तो सोडियम कम हो गया, तो उसको हम कंडीशन को क्या कहेंगे? हाइपोनेट्रीमिया। और अगर तो अपनी नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा हो गया है तो उस कंडीशन को क्या हम कहेंगे? हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। बाकी देखेंगे कि ये कंडीशन होती किस वजह से है? लॉस ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। अगर तो हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में से सोडियम क्लोराइड का लॉस हो जाए, तो लॉस होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली पीछे जो कंसंट्रेशन होगी वो बिलो नॉर्मल चली जाएगी, तो ऐसी कंडीशन को हम हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे। कुछ कंडीशन देखेंगे जिनकी वजह से सोडियम क्लोराइड का लॉस हो सकता है, तो वो कौन सी कंडीशन है? पहली है एक्सेसिव स्वेटिंग। अगर हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा पेट्सपिरेशन हो रही हो या स्वेटिंग हो रही हो, तो स्वेटिंग के सूरत में क्या होता है? हमारी बॉडी के जो मिनरल्स होते हैं या वाटर होता है वो हमारी बॉडी पे ड्रॉपलेट्स बनकर इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। ये कंडीशन होती है स्वेटिंग की। तो ऑब्वियसली जब ज्यादा वाटर लॉस होगा तो वाटर के साथ साथ जो सोडियम क्लोराइड है वो भी कम हो जाएगा, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल से बिलो चली जाएगी। इसके अलावा डायरिया या वोमिटिंग, ठीक है। डायरिया की सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी से एक्सेसिव वाटर का लॉस हो रहा होता है, ठीक है। तो उसमें भी उसके साथ साथ जब वाटर का लॉस होता है तो उसके साथ साथ जो उसके मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो भी लॉस हो जाते हैं। और कंडीशन कौन सी बन जाती है? हाइपोनेट्रीमिया की। इसके अलावा क्या है? वोमिटिंग,
तो वॉमिटिंग की वजह से भी क्या होगा कि फ्लूइड्स का लॉस होगा, वाटर लॉस होगा और साथ में हमारे मिनरल्स का लॉस होगा। तो जब मिनरल लॉस होगा तो हमारी बॉडी में जो सोडियम की कंसंट्रेशन है दैट विल गो बिलो नॉर्मल। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, यूज ऑफ डायूरेटिक्स। अच्छा, डायूरेटिक्स क्या होते हैं, कोई ऐसी ड्रग्स होती हैं या मेडिसिन होती हैं जो एक्स्ट्रा यूरिन को स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा यूरिनेशन होगी तो उस यूरिनेशन के साथ साथ जो हमारी किडनी है वो सोडियम को कंजर्व नहीं कर सकेगी और बॉडी से ये बाहर एक्सक्रीट कराती जाएगी, तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी सोडियम की। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एडिसन डिजीज, ठीक है। तो एडिसन डिजीज में एक हार्मोन की एक्स्ट्रा स्क्रीशन कम होने लग जाती है। वो हार्मोन कौन सा है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जिस तरह ऊपर कौन सा हार्मोन था, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या कर रहा था, कैल्शियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा था, इसी तरह सोडियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन की अगर डिक्रीज स्क्रीशन हुई तो क्या करेगा, वो कंजर्व नहीं कर सकेगा सोडियम को और हमारी बॉडी में से सोडियम बाहर चला जाएगा या एक्सक्रीट हो जाएगा और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है हाइपरनेट्रीमिया की। तो हाइपरनेट्रीमिया की केस में क्या होता है, एक्सेसिव वाटर लॉस होता है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अच्छा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से यहाँ आप डिफरेंस देख लें, ऊपर क्या हो रहा था, एक्सेसिव सोडियम क्लोराइड का लॉस हो रहा था। तो सोडियम क्लोराइड का जब लॉस होगा तब क्या होगा कि वाटर में जो सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन थी वो कम हो गई, तो हाइपोनेट्रीमिया हुई। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एक्सेसिव वाटर लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में फॉर एग्जांपल आप कह लें कि 10 जो था 10 क्या है हमारे पास, 10 मोलर सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। तो अगर तो वाटर 1 लीटर वाटर में, ठीक है। तो अगर तो आप क्या करें, इस वाटर का लॉस हो जाए और हमारा ½ लीटर बच जाए पीछे, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन होगी वो तो 10 रहेगी ना, 10 मोलर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ओवरऑल मोलैरिटी बढ़ जाएगी और सोडियम हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हमारे होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाएगा और सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, हाइपरनेट्रीमिया। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ जाता है, एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम रिटेनिंग एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम को रिटेन करता है। तो अगर तो कुशिंग डिजीज में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन ज्यादा जो है बनता है, तो वो अगर उसको रिटेन करने लग जाए हमारी बॉडी के अंदर और उसको एक्सक्रीट ना होने दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। ऊपर क्या था, इसके ऑपोजिट था एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज में एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन कम हो गई थी, ठीक है। तो उसकी वजह से सोडियम रिटेन नहीं हो सक रहा था हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता जा रहा था। तो उस कंडीशन में हाइपोनेट्रीमिया हो गया था। और अगर तो एक्सेसिव स्क्रीशन हो जाए एल्डोस्टेरोन की तो उस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, कुशिंग डिजीज। तो इस कंडीशन में हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, हमारी बॉडी क्या करेगी, सोडियम को रिटेन करने लग जाएगी, उसको एक्सक्रीट नहीं करवा सकेगी। अच्छा, नेक्स्ट जो आयन है वो है हमारे पास पोटेशियम। तो पोटेशियम देखते हैं हम, किसका आयन था, इंट्रासेलुलर कैटायन का, ठीक है। तो इसकी वजह से मोस्ट अबंडेंट आयन जो होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर, वो कौन सा होता है, पोटेशियम। हेलो जी मैम। जी, कुछ ही एक्स्ट्रा ने ज्वाइन किया है क्या, कुछ साउंड हुआ था। मैम लेफ्ट किया है किसी ने लेक्चर। अच्छा, मैंने आपकी अटेंडेंस नहीं लगाई, मुझे बता दें अटेंडेंस 4 लोग ही प्रेजेंट है ना मैम मुझे कोई पेज लेने दें। मैम सदफ ने ना लेक्चर ज्वाइन किया था कुछ देर के लिए, बट उसका नेट इशू बहुत आ रहा था, तो वो कहती है मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करती हूँ सेट करके। चित्रा, दिल्ले, हुमा एंड इकरा शाहिद, और उसके अलावा मलिक उमैर थे। और क्या नेम बता रही थी आप, सदफ। अच्छा, इसके अलावा जिया थे,
कि अगर तो आपके पास क्लास की अटेंडेंस या उनके रोल नंबर्स वगैरह की कोई भी लिस्ट पड़ी हो ना, पुराने किसी पेपर्स का या रिजल्ट की लिस्ट, तो वो रिजल्ट वो मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि मुझे पता हो कि हम मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं और कौन प्रेजेंट है कौन नहीं है, तो रोल नंबर्स भी आ जाएंगे उस तरह। अच्छा, हम चलते हैं बैक टू टॉपिक। अच्छा, तो हम कहाँ आ गए थे? पोटेशियम पढ़ रहे थे। पोटेशियम क्या होता है? इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट का सबसे ज्यादा मेजर आयन होता है। 2 मिनट रुकें। अच्छा, तो जो हमारा सोडियम होता है इसकी कंसंट्रेशन 23 टाइम्स हायर होती है इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, तो क्या होगा कि ये 23 टाइम्स ज्यादा होगा किसमें? इंट्रासेलुलर में एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, तो 95% इन सेल्स एंड ओनली 2% इन एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, जो टोटल हमारा पोटेशियम होता है उस टोटल में से 95% कहाँ होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर में, और 2% एक्स्ट्रा सेलुलर में होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पोटेशियम कंसंट्रेशन इज नॉर्मली प्रिसाइसली, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है एक्स्ट्रा सेलुलर में वो होती है 4.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसको इसकी प्रिसाइज कंसंट्रेशन पर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये अटेंडेंस मुझे किसने सेंड की है? मैम जी अटेंडेंस लेके सेंड कर दी है जिन लोगों ने लेक्चर ज्वाइन किए। एक पता नहीं सारे मसले आपकी क्लास को यहाँ पर क्यों याद आते हैं। कुछ लोगों का वाईफाई नहीं लगा, मतलब आप लोग कितने अरसे से ऑनलाइन सिस्टम में चल रहे हैं और आप लोग के पास अभी तक एक स्टेबल कनेक्शन ही नहीं है। चलें, कभी 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 मसला हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट कोई स्टेबल कनेक्शन अपने पास तो रखे ना, इस तरह तो आपका ही नुकसान है। अच्छा, तो हम क्या देख रहे थे कि हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 4.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसको प्रिसाइज कंसंट्रेशन मेंटेन रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसकी कंसंट्रेशन को हम रेगुलेट नहीं करेंगे तो हमारे, क्योंकि ये मेजर आयन है, तो उसकी वजह से क्या होगा? पोटेशियम इम्बैलेंस की वजह से कोई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ख़राब हो सकता है जब इसकी कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं होती। The maintenance of potassium balance depends primarily on its excretion by kidney. अच्छा, किडनी क्या करती है कि अगर तो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन हो जाए पोटेशियम की अबव नॉर्मल लिमिट या अबव 4.2 हो जाए, तो ये क्या करती है? उसको एक्सक्रीट करा देती है हमारी बॉडी से, बिकॉज ओनली 5 to 10% इज एक्सक्रीटेड इन पीसेस। ठीक है, कुछ हमारी किडनी उसको बैलेंस करा लेती है और कुछ क्या होता है बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, और जो दोनों होते हैं एलिवेटेड लेवल या लो लेवल, दोनों बहुत ज़्यादा फेटल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं या हार्मफुल होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट कंडीशंस देख लेते हैं, हाइपरकैलीमिया एंड हाइपोकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया क्या है? ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल कहाँ चला जाता है? अबव इट्स नॉर्मल लिमिट। ठीक है, कांस्टेंट लिमिट से ऊपर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? हाइपरकैलीमिया। और अगर तो ये बिलो इट्स नॉर्मल लिमिट चला गया है तो उसको क्या कहेंगे? हाइपोकैलीमिया। ठीक है, तो हाइपरकैलीमिया क्यों होता है? हाई इनटेक ऑफ पोटेशियम की वजह से। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अपनी फूड के अंदर क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा पोटेशियम वाला फूड ले रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में पोटेशियम का लेवल हाई हो जाएगा। और किस कंडीशन में हो सकता है? किडनी डैमेज के केस में। ठीक है, अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर किडनी क्या कर रही होती है? पोटेशियम के लेवल को मेंटेन कर रही होती है। तो अगर तो किडनी डैमेज हो गई है तो वो क्या करेगी? इसके लेवल को मेंटेन नहीं कर सकेगी, उसको एक्सक्रीट नहीं करवा सकेगी, तो क्या होगा कि पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होने लग जाएगा हमारी बॉडी में, और हमारी कौन सी कंडीशन हो जाएगी? हाइपरकैलीमिया की।
तो इंक्रीज इन पोटेशियम कंसंट्रेशन कैन कॉज, और उससे जो रिजल्ट्स हो सकते हैं, डिजीजेस हो सकती हैं, उसमें क्या है, एक है कार्डियक अरिथमियास। ठीक है, तो कार्डियक अरिथमियास क्या होता है कि हमारे हार्ट की जो बीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाती हैं, तो हार्ट की कंडीशन आ जाती है, और क्या हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट होता है कि हार्ट अटैक आप ले लें या हार्ट फेलियर ले लें। अच्छा, हाइपोकैलीमिया क्या था, ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी में पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम हो जाए। तो ये किस केस में हो सकता है, वोमिटिंग के केस में। अगर तो किसी को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो जाए तो उसमें क्या होगा कि हमारी बॉडी का फ्लूइड बाहर चला जाएगा, और उसके साथ साथ जो बॉडी के मिनरल्स हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उनका भी लॉस हो जाएगा। और जब पोटेशियम का लॉस होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, बिलो इट्स नॉर्मल लिमिट। तो इसी तरह डायरिया की वजह से या बर्न्स की वजह से या डायबिटिक कोमा की कंडीशन में ये केस हो जाता है। या थायराइड डायूरेटिक्स ले लें अगर हम बॉडी में ज़्यादा, तो डायूरेटिक्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन को स्टिमुलेट करवाते हैं, तो यूरिनेशन के साथ साथ मिनरल्स का भी लॉस हो जाता है, पोटेशियम बिलो इट्स नॉर्मल कंडीशन चला जाता है। इसी तरह अल्कलोसिस में, अल्कलोसिस अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि अल्कलोसिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ऊपर हमने एसिडोसिस पढ़ा था, तो अल्कलोसिस भी उसी तरह है। एसिडोसिस के केस में हमारी बॉडी में एसिड का लेवल हाई हो जाता है, और अल्कलोसिस में क्या होता है, एसिड का बेस का लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, तो बेस लेवल हाई हो जाएगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल लिमिट। ठीक है, तो अल्कलोसिस हम ये एक सेपरेट टॉपिक है तो उसमें पढ़ेंगे। तो अल्कलोसिस की कंडीशन में भी क्या होता है, हाइपोकैलीमिया हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आयन जो है हमारे पास वो है क्लोराइड। तो क्लोराइड क्या करता है, ये भी एक मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर एनाइन होता है, और ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है, सोडियम के साथ। ठीक है, तो ये किस किस चीज में हेल्प करता है, प्रॉपर हाइड्रेशन में हेल्प करता है, या ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है, नॉर्मल कैटाइन एनाइन बैलेंस इन वस्कुलर और इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ये सोडियम के साथ मिलकर कैटाइन एनाइन का जो बैलेंस है ना इंटरस्टिशियल एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में, ये उसको मेंटेन रखता है। इसके अलावा इसकी जो कंसंट्रेशन दी हुई है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 103 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और इंट्रासेलुलर में 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। अच्छा, क्लोराइड का फर्दर वो कह रहे हैं कि किसी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी में कोई रोल नहीं है, ये यूरिनरी एसिडिफायर के तौर पे यूज करता है। एसिडिफायर को ऐसी चीज जिसको एसिडिक बना दे तो उसको एसिडिफायर कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिक्रीज कंसंट्रेशन। अच्छा, अब ये है कि इसकी डिक्रीज और इंक्रीज कंसंट्रेशन हमारी बॉडी पर क्या अफेक्ट करती हैं, या उससे कौन सी कंडीशंस डेवलप होती हैं। तो पहली क्या है कि डिक्रीज कंसंट्रेशन सॉल्ट लूजिंग नेफ्राइटिस। अगर तो हमारी बॉडी में नेफ्राइटिस की कंडीशन हो जाए, नेफ्राइटिस किस चीज़ की कंडीशन होती है, किडनी की। किडनी का जो बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको क्या कहते हैं हम, नेफ्रॉन। ठीक है, तो एक अगर तो नेफ्रॉन डैमेज हो जाए या इनकी कोई डिजीज हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, नेफ्राइटिस। ठीक है, तो नेफ्राइटिस की कंडीशन होगी तो किडनी इसके लेवल को मेंटेन कर रही होती है, तो क्या होगा कि क्लोराइड का लेवल बिलो नॉर्मल चला जाएगा और उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी। इसके अलावा क्या है, लीडिंग टू लैक ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड। ठीक है, अगर तो सॉल्ट का लॉस हो रहा है नेफ्राइटिस की कंडीशन में, तो जो हमारी बॉडी है ना वो क्या करती है, किडनी के अंदर जो कुछ आयंस होती हैं ना इम्पोर्टेंट, उनको क्या करती है किडनी यूरिन वगैरह में निकालने की बजाय वापस रीअब्सॉर्ब कर लेती है। आप पहले किडनी का ना फंक्शन मैट्रिक या एफएससी की बुक में होगा, उसमें से थोड़ा सा डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो उसका एक फंक्शन होता है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो वो क्या करती है, अपनी ट्यूब्यूल्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट आयंस होते हैं ना उनको रीअब्सॉर्ब कर लेती है। तो जब नेफ्राइटिस होगा तो क्या हो जाएगा, ये वाली रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी क्लोराइड की। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी तो ये कहाँ चला जाएगा, यूरिन के अंदर, और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो अगर तो इसकी रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी में जो नॉर्मल लेवल है क्लोराइड का वो क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो उस कम होने की कंडीशन में हमारा लेवल जो है एनाइन कैटाइन बैलेंस वो खराब हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या कंडीशन होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्लोराइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटिस के केस में या रेनल फेलियर के केस में, कोई भी किडनी डिसऑर्डर रेनल
ऐसी हमारा जो चीजें भी किडनी से रिलेटेड होती हैं उसको क्या कहते हैं, रेनल, ठीक है। जैसे हार्ट से रिलेटेड को हम कार्डियक वगैरह कह देते हैं। अच्छा, और किस केस में कम हो सकती है क्लोराइड की कंसंट्रेशन, वॉमिटिंग के केस में। अच्छा, और इंक्रीज किस केस में हो सकती है, डिहाइड्रेशन के केस में। डिहाइड्रेशन क्या होती है, कभी किसी भी चीज में वाटर लेवल की कमी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बाहर से वाटर कम ले रहे हैं या हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो गई है, तो जब वाटर की कमी हो गई है तो क्या होगा कि क्लोराइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अभी ऊपर भी जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी ऑब्वियसली जब हमारा फॉर एग्जांपल 10 मोलर में किस चीज में प्रेजेंट था, 10 मोलर 10 मिलीग्राम या डेसीमीटर क्यूब आप क्या लेते होते थे, पर डेसीमीटर क्यूब ले लिया, या आपने क्या ले लिया इसकी जगह 1 लीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गई इसकी मोलैरिटी। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ है कि वाटर की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन, तो ये 1 लीटर की बजाय क्या हो गया है, हाफ लीटर, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप इससे मोलैरिटी निकालें तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब पानी कम होगा तो ऑब्वियसली जो हमारे सॉल्यूट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। और किस केस में होता है, डिक्रीज रेनल ब्लड फ्लो फाउंड विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। तो ब्लड फ्लो अगर तो किडनी की तरफ कम है तो हमारा क्लोराइड जो कंजर्व हो रहा है किडनी में या किडनी उसको एक्सक्रीट करा रही है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब एक्सक्रीशन कम होगी तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में जो रिटेन्ड क्लोराइड है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा थर्ड कंडीशन क्या है जिसमें क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकती है, वो है एक्सेसिव क्लोराइड अपटेक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी फूड के साथ क्या कर रहे हैं, एक्सेसिव क्लोराइड ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन क्लोराइड की इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट आयन आ जाता है फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या है, प्रिंसिपल एनाइन है हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड का। इंट्रासेलुलर कौन सा था, जो हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो सेल, अब फॉस्फेट कहाँ प्रेजेंट होता है, मेजरली इनसाइड सेल। अच्छा, दो तरह से फॉस्फेट हमारे पास प्रेजेंट होता है, एक होता है HPO4 2 नेगेटिव इस तरह की कंडीशन में, और एक किस में होता है H2PO4 नेगेटिव, ठीक है। तो इन दो किस्म से फॉस्फेट प्रेजेंट होता है इनसाइड सेल। इसकी कंसंट्रेशन जो होती है HPO4 2 नेगेटिव की वो क्या है 1.05 और H2PO4 की है 0.26। अच्छा, when the total quantity of phosphate in extracellular fluid rises, so does the concentration of these, and ठीक है। अगर तो हमारी बॉडी में क्या होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो ऑब्वियसली इन्हीं दोनों आयंस की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मेजरली यही इंक्रीज कर रहे हैं फॉस्फेट की कंसंट्रेशन को। अच्छा, नेक्स्ट है बाकी स्टूडेंट स्लीप कर गए हैं। जी मैम। अच्छा, यस मैम। चलें कर लें लीव, क्या कहा जा सकता है उन्हें। अच्छा, दो कंडीशंस हैं हमारे पास फॉस्फेट की, एक है हाइपर, अगर तो ज्यादा हो जाए कंसंट्रेशन उसको क्या कहेंगे, हाइपर फॉस्फेटेमिया, और अगर तो कंसंट्रेशन लो हो जाए उसको कहेंगे हाइपोफॉस्फेटेमिया। तो हाइपर फॉस्फेटेमिया किस कंडीशन में होता है, हाइपर विटामिनोसिस डी में, ठीक है। अगर तो विटामिन डी हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए तो उसमें क्या होता है, फॉस्फेट वगैरह होता होगा, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में फॉस्फेट की कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा रेनल फेलियर के केस में, किडनी फेलियर अगर हो जाए तो ऑब्वियसली उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में, अच्छा पैराथायरॉयड क्या करता था, एक तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता था, इसके साथ फॉस्फेट को भी मेंटेन करता है। तो अगर तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और वो मेंटेन नहीं करेगा फॉस्फेट की कंसंट्रेशन को, तो ऑब्वियसली फॉस्फेट का लेवल अब नॉर्मल चला जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन है हाइपोफॉस्फेटेमिया, तो इसकी कंडीशंस ऑपोजिट हो जाएंगी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई या पैराथायरॉयड इंक्रीज हो गया। और इसके अलावा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड थेरेपी के केस में भी क्या होता है, हाइपोफॉस्फेटेमिया हो जाता है, फॉस्फेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर एनाइन जो है वो है बाइकार्बोनेट, ठीक है। बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3 नेगेटिव, H2CO3 नेगेटिव या HCO3 नेगेटिव, सॉरी।
इसको क्या कहते हैं हम, बाइकार्बोनेट एनाइन। तो ये किधर प्रेजेंट होता है, सेकंड मोस्ट प्रिवेलेंट एनाइन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। ठीक है, मेजर कौन सा था, क्लोराइड, नेक्स्ट क्या आ गया, बाइकार्बोनेट। अच्छा, अलॉन्ग विद कार्बोनिक एसिड इट एक्ट्स एज बॉडीज मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम। अच्छा, बफर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा केमिकल या आयन हो गया जो हमारी बॉडी में पीएच को मेंटेन करता है, उसको क्या कहते हैं, बफर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज हमारी बॉडी में पीएच के लेवल को 7 से 8 पे लेकर जा रही है, तो ये क्या करेगा, बफर क्या करता है, उसको मेंटेन करता है उसकी नॉर्मल अमाउंट के ऊपर। ये डिफरेंट तरीके से मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज हो गए, तो ये क्या करेगा, कोई ऐसे आयंस इंक्रीज कर लेगा जैसे HCO3 नेगेटिव, कोई ऐसे आयंस इंक्रीज कर देगा जो जाकर इस हाइड्रोजन आयन के साथ बॉन्ड अप कर लेंगे और इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, H2CO3। तो ओवरऑल क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई। तो इस तरह से हमारी बॉडी में डिफरेंट बफर सिस्टम चल रहे होते हैं। आगे हमारा एक टॉपिक बफर का भी है, वो भी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लें ताकि आपको बाइकार्बोनेट के फंक्शंस के बारे में पता हो। अच्छा, तो ये क्या करता है, बफर सिस्टम का पार्ट होता है जब हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन हो जाती है। तो ये क्या करवाता है, हाइड्रोजन आयन की जब रिडक्शन होगी वो क्या केस हो जाएगा, अल्कलोसिस। ठीक है, ये किस तरह होगा कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया था कि एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर 10 सोडियम है तो जो क्लोराइड हैं वो भी क्या है, 10। ठीक है, तो कोई ऐसी कंडीशन हो गई कि हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन हो गई, सॉरी हाइड्रोजन आयन का हम पढ़ रहे थे, चले सोडियम मत लें, सोडियम की जगह आप ले लें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। ठीक है, तो 10 हाइड्रोजन थे तो 10 ही क्या थे, क्लोराइड थे। तो हमारी बॉडी में रिडक्शन हुई है हाइड्रोजन आयन की, ये किस पे चले गए हैं, 8। ठीक है, अब हो गए हैं 8, तो जो क्लोराइड थे वो क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। तो हमारी बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट जब कम हो गया है तो ऑब्वियसली बॉडी क्या हो जाएगी, बेसिक एनवायरनमेंट में चला जाएगी। ठीक है, तो क्या था कि इसकी वजह से फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का पीएच लेवल था 7.35। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी बेसिक साइड पर चली जाएगी, फॉर एग्जांपल 8 वाली साइड पर चली गई है। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, जिसमें बेस ज्यादा हो जाए और एसिड कम हो जाए, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं अल्कलोसिस। ठीक है, अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे कि हमारी बॉडी में क्या हुआ, एसिड की कंसंट्रेशन कम हो गई या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो किडनी फेल टू एब्जॉर्ब ऑल द फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट thereby increasing the excretion of bicarbonate। अच्छा, इस पॉइंट को समझें, इस पॉइंट में वो क्या कहना चाह रहा है कि जब हमारी बॉडी में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम हुई तो इसका साथ दूसरा आयन कौन सा था जो इसको बफर कर रहा था, HCO3 नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या करता था, इसके साथ मिलकर बाइकार्बोनेट एसिड बना देता था, H2CO3, या उसको आप कैसे लिख सकते हैं, H2O और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब अगर तो हमारी बॉडी में इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई है तो ये क्या करेगा, जितने प्रेजेंट होंगे उसके साथ बॉन्ड अप करके कार्बोनिक एसिड बना देगा। लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है, वो कुछ ऐसा मैकेनिज्म बॉडी में करती है या हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है और हमारा ब्रेन वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो HCO3 की एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो HCO3 की एक्सक्रीशन क्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि किडनी जो बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करके वापस ब्लड के अंदर ला रही थी वो इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ठीक है, फेल टू रीएब्जॉर्ब, इसको रीएब्जॉर्ब नहीं करेगी और इसको बॉडी से बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो जब बाइकार्बोनेट बॉडी से बाहर चला जाएगा तो जो हमारे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में कमी आई थी वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या हो गए थे, 8, 10 में से 8, तो हमारी किडनी ने क्या किया, किडनी क्या कर रही थी, 10 को एब्जॉर्ब कर रही थी। अब किडनी क्या करेगी, 10 में से 2 को एब्जॉर्ब नहीं करेगी और बाकी क्या बच जाएंगे, 8। ठीक है, तो इस तरह से इसने क्या किया, हाइड्रोजन का जो डिक्रीज आया था हमारी बॉडी के अंदर उसको मेंटेन कर लिया।
और अब बाइकार्बोनेट भी 8 पे प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रल एनवायरनमेंट आ गया। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं बफर सिस्टम। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट समझ आया है? किसी को कोई मसला? हेलो, ये बफर वाला पॉइंट समझ आ गया है? जी मैम। कोई मसला इसमें? नो मैम, आ गया समझ। यस मैम, आ गया समझ। आगे हम इस किस्म के बहुत से और पॉइंट भी हैं, तो अभी इसको बहुत क्लियरली अपना अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? दिस लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट इज एज गुड एज एडिंग हाइड्रोजन आयन टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, अब एक क्या काम हो सकता था? बाइकार्बोनेट का लॉस हो सकता था ताकि वो किसके इक्वल आ जाए? हाइड्रोजन आयन के। या हम क्या कर सकते थे, अगर तो बाइकार्बोनेट हमारे पास 10 है तो और हाइड्रोजन 8 हो गए हैं, तो हमने क्या करना है? हाइड्रोजन को ऐड कर लें, हाइड्रोजन को 10 कर लें, तो वो भी एक किस्म का बफर सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही जो प्रोसेसेस हैं वो इक्वली गुड हैं, दोनों वैसे ही काम करते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, हम बाइकार्बोनेट को ऐड कर लें या हाइड्रोजन आयन को 10 कर लें। अच्छा, लेक्चर भी खत्म होने वाला है, हम जल्दी से इसका एंड करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी कंडीशन? एसिडोसिस की। तो एसिडोसिस कंडीशन जिसमें हाइड्रोजन आयन की यहाँ ऊपर रिडक्शन हो रही थी और नीचे क्या होगा? इसका इंक्रीज हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का आयन इंक्रीज होगा, तो उसको मेंटेन कौन करेगा? बाइकार्बोनेट आयन। ये अपना भी इंक्रीज करवा लेगा, या यूरिन के अंदर इसकी एक्सक्रीशन स्टॉप हो जाएगी, तो ऑब्वियसली पीछे जो बाइकार्बोनेट होंगे उसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो वो क्या करेगी? बढ़े हुए एसिड लेवल को मेंटेन कर लेगी या न्यूट्रलाइज कर देगी। दिस रिड्यूसेस द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन बैक टू नॉर्मल। तो क्या होगा कि हमारे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन नॉर्मल पे आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हमारा कैटाइन है इंट्रासेलुलर फ्लूइड का। 50% टोटल मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ कंबाइन हुआ होता है या फॉस्फेट के साथ कंबाइंड होता है हमारी बोन्स के अंदर। तो नेक्स्ट सिस्टम आ जाता है एसेंशियल कंपोनेंट है बहुत सारे एंजाइम्स का, फॉस्फेट की मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर भी ये हेल्प करता है, जिस तरह कैल्शियम भी हमारे नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करने में हेल्प करवा रहा था। अच्छा, इसके अलावा इसका फार्माकोलॉजिकल फंक्शन कौन सा है कि ये एनेस्थेटिक एक्शन होता है इसका, जो एनेस्थीसिया किसी भी ऑपरेशन से पहले देते हैं जिसमें इंसान नीम बेहोशी की हालत में आ जाता है, तो मैग्नीशियम सल्फेट यूज होता है एज एनेस्थेटिक। नेक्स्ट कुछ बताए हुए हैं, सॉल्युबल मैग्नीशियम सल्फेट के रोल्स बताए हुए हैं। सीएनएस डिप्रेसेंट के तौर पे यूज करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने के लिए। किसी भी अगर कंडीशन में हमें ज़रूरत है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने के लिए, तो हम क्या यूज़ करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। इसके अलावा ये एंटी कन्वर्सेंट एक्टिविटी कन्वर्सन स्टेट में यूज़ होता है, अगर किसी को फिट्स पड़ रहे हैं या कोई और कन्वर्शंस हो गई हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ करते हैं। इसके अलावा टेटनस की अगर किसी में सिम्टम्स आ रही हैं तो उसको मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। तो ये इन कंडीशंस में हमारा जो मैग्नीशियम है ये अपना फंक्शन करता है। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। चलें एंड करते हैं मीटिंग को। अल्लाह हाफिज़। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।